नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इट इज अबाउट पैसा, मनी, राइट। और मनी की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट जो पैसे हम हमारे बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो वो कितने सेफ हैं, कैसे उनको सेफ रखा जाता है, कौन सी ऐसी एक चीज है। तो इस चीज का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट। हाउ डज इंक्रीजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट इंपैक्ट बैंकिंग स्टेबिलिटी एंड डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस, डिस्कस। क्या है कि हम जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं दोस्तों, तो ये जो पैसे हैं उसका एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट इसको कहते हैं। एक लंबे समय से ये डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट जो है ये 1 लाख रुपए की थी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1 लाख रुपीज डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका एक सेविंग अकाउंट है बैंक में और आपके अकाउंट के अंदर पड़े हैं 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपीज। अब फॉर वट एवर रीजन बैंक जो है ये बैंकरप्ट हो गई, ये बैंक जो है यही खत्म हो गई, बैंक ने बहुत सारे लॉसेस किए। तो ऐसे समय में होगा क्या कि आपके ये जो 10 लाख रुपए थे ना, इसके बदले में आपको 1 लाख रुपए ही मिलेगा, बाकी के 9 लाख रुपए जो हैं वो गए। यस, दिस इज ए रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। ये ऐसी 1 लाख रुपए की लिमिट थी। फिर इस लिमिट को इंक्रीज करके 5 लाख रुपए किया गया। अगेन 10 लाख है, 20 लाख है, वट एवर इट इज, आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर फॉर वट एवर रीजन बैंक में कोई इश्यू होता है तो। अब सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट, ये सोच रही है कि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट है उसको डबल करके 10 लाख रुपए किया जाए। अब जब ये 10 लाख रुपए हो जाएंगे तो इसकी इंपैक्ट क्या होगी? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग इन टुडेज टॉपिक नंबर 1। आज कवरेज जो है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट है आज 5 लाख रुपए है। तो ये 5 लाख रुपए की जो लिमिट है या फिर ये जो इंश्योरेंस है, ये लगभग आप समझ लीजिए 98% जितने अकाउंट्स जो हैं उनको ये कवरेज मिलता है। दिस इज ए फैक्ट एज फार एज आज 2025 मई 2025 की बात करें तो लगभग 98% अकाउंट्स जो हैं, बैंक अकाउंट्स जो हैं, उनको कवर किया गया है। अब जब ये लिमिट को डबल किया जाएगा, 10 लाख रुपए अगर सरकार कर देती है, तो इससे होगा ये कि जो डिपॉजिटर्स हैं, मैं और आप जैसे जो बैंक के कस्टमर्स हैं, तो हमारी सेफ्टी जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जब सेफ्टी इंक्रीज होगी तो सेफ्टी के साथ क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम पर हमारा जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस इंश्योर्स स्टेबिलिटी। इससे एक स्टेबिलिटी आती है। जितना अच्छा ये डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, जितनी बड़ी इसकी लिमिट होती है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको आपकी बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिलती है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, 2023 की बात है। यूएसए में जो सिलिकॉन वैली बैंक है, तो 2023 में ऐसी सिचुएशन हुई थी कि वहां पर ऐसी एक पैनिक वाली सिचुएशन आ गई थी। तो लोग जो है वो अपने पैसे ट्रांसफर करने लगे, निकालने लगे। बैंक रन जिसको कहते हैं, राइट। बैंक रन का मतलब है, आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि बैंक के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती है। कोई बैंक जो है उसके बारे में ऐसी रूमर या फिर ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन आती है, तो लोग जो है वो अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर इश्यू होता है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं, पैसों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, वाइल्ड फायर से भी ज़्यादा इसकी स्पीड रहती है। तो यूएसए सिलिकॉन वैली बैंक में जब ऐसी सिचुएशन हुई, तो उस समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ने गारंटी दी। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आपके जो पैसे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, डोंट वरी, वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस श्योरिटी। हम ये गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं, जितने भी पैसे हैं आपके, आपको सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। तो जब सरकार ऐसी एक गारंटी प्रोवाइड करती है, सरकार जब ऐसा कोई स्टैंड लेती है, तो विश्वास जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, ट्रस्ट जो है वो काफी ज्यादा डीप हो जाता है।
तो यही चीज़ है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से एक स्टेबिलिटी भी आती है, और कभी भी कोई ऐसी रूमर आए या फिर कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन आए तो लोग जो हैं वो घबराएंगे नहीं। लोग जो हैं उनको पता चलेगा कि भाई हमारे पैसे जो हैं वो सेफ रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो 10 लाख, अभी 1 लाख था, फिर 5 लाख हुआ, अभी 5 लाख है, और फिर 10 लाख करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस प्रकार से हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, तो लोग अपनी सेविंग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैंक में रखते हैं। तो उस हिसाब से आई वुड से कि अभी भी वो प्रॉपर कवरेज नहीं है। आई थिंक इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आपके जितने भी पैसे हैं बैंक में, लेट्स से किसी के अकाउंट में 50 लाख है, तो किसी के अकाउंट में 1 करोड़ है, तो किसी के अकाउंट में 12 लाख रुपए हैं, सारे के सारी आपकी जितनी भी अमाउंट है, सारी की सारी अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी। ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स सरकार जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना चाहती है। आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना हो चुका है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो पुरानी सिचुएशन आज नहीं है कि अगर बैंक रन वाली सिचुएशन आएगी तो अब मुझे नहीं लगता है कि बैंक के बाहर लंबी लाइन होगी। लोग क्या करेंगे, मोबाइल ऐप निकालेंगे और अपनी दूसरी जो बैंक अकाउंट है तो उसमें पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। सो समय को ध्यान में रखते हुए, समय आज जिस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पर हम कैसे पैसे यूज़ करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लिमिट जो है इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। बट एनीवेज, जो कहते हैं ना कि बेटर देन नथिंग, ऐसी सिचुएशन है कि 1 लाख से 5 लाख हुआ, 5 से 10 हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ अस विल बी हैप्पी। सरकार ने यह भी देखा होगा कि ऑन एन एवरेज जो है वो लोगों के अकाउंट में इतने पैसे रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार ने ये 10 लाख की एक एवरेज निकाली हो कि 10 लाख इज मोर देन इनफ। लेकिन जो लोगों के अकाउंट में, जिन लोगों के अकाउंट में बड़े पैसे हैं, राइट, बिग फिगर्स हैं, दे वोंट बी दैट हैप्पी। और इससे एक और एंगल भी बनता है, और नया एंगल मीन्स जो एक दूसरा एंगल है वो ये भी है कि कई बार ये होता है कि ये अमाउंट कम है, ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है या फिर 10 हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जिनके पास पैसे हैं, जो अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी नहीं करते हैं। वो सोचेंगे कि भाई इसका गोल्ड लेकर कहीं पर रख दूं तो दैट विल बी मच बेटर, कहीं कल कुछ बैंक में हो गया तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो आप ओपन कर ले अलग अलग बैंक में, और फिर ये अलग अलग मीन्स 5-5 लाख रुपए जो हैं वो आप अलग अलग बैंक्स में रखेंगे। लेकिन it's not going to be that easy for you, you know, to manage this many accounts. Higher deposit insurance limits must be balanced with stronger regulation and prevent moral hazard. ये भी एक बहुत ही important चीज़ है। क्या होता है कि जब ये लिमिट बढ़ती है तो फिर बैंक को पता है कि भाई ये लिमिट है, तो बैंक क्या करते हैं, बैंक का मेन काम क्या है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। बहुत ही सिंपल बैंक के ऑपरेशंस को देखें तो पैसे आते हैं, तो पैसे बैंक जो है वो लोन के तौर पर देती है और उसमें से पैसे कमाती है। तो जब लिमिट ज्यादा होती है तो बैंक जो है वो क्या करेगी, बैंक और ज्यादा रिस्क लेगी, और ज्यादा पैसे जो है वो देगी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यहां पर इसको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होना चाहिए, सुपरविजन जो है बैंक के ऊपर बहुत ही टाइट रहना चाहिए। ये एक चीज है, ताकि बैंक कोई गलत स्टेप जो है वो ना उठाए। फिर बैंक को लगेगा कि चलो इतना तो इंश्योरेंस है तो चलो रिस्क उठाते हैं, नो वरीज, विल सी। ऐसा होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। टॉप लेवल पर इस प्रकार से डिसीजंस लिए जाते हैं। ये चीज को भी काफी मीन्स दिस इज अ वेरी, यू नो, इट्स अ सेफ्टी नेट। तो इसको काफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका भी बैंक में, खास करके बड़े प्रोजेक्ट्स में जब पैसे दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। तो ये चीज़ों की वजह से बैंक को भी एक सेफ्टी मिलती है कि कल कुछ अगर हो गया तो फिर ये एक इंश्योरेंस है जो हमें कवर मिलेगा। तो एक रिस्पॉन्सिबली बैंक जो है वो पैसे दे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुपरविजन से ही हो सकता है। A higher deposit insurance limit is essential for protecting individual depositors जिनका कोई कसूर नहीं है। मैंने बैंक में पैसे रखे हैं, सरकार ने बैंक को लाइसेंस दिया है, एंड दैट्स द रीजन कि मैं बैंक में अपने पैसे रख रहा हूं। तो
ये बैंक की एक मॉरल और सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पैसे कहीं पर ना जाए, किसी भी हालत में हमारे पैसे जो हैं वो गुम ना हो जाए। और इसी के साथ साथ एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी इंश्योर रहे। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट जो है इसका ये एक रोल रहता है। ओके, सो एक बहुत ही इजी येट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 2। दिस वन इज अबाउट ऑल पार्टी डेलीगेशंस। हाउ डज द मोदी गवर्नमेंट्स यूज ऑफ ऑल पार्टी डेलीगेशंस इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन इंडियाज रिस्पॉन्स टू पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म? डिस्कस। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक 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 नया अवतार है भारत की विचारधारा का। भारत ने जो टेररिज्म के खिलाफ एक जो जीरो टॉलरेंस वाली जो हमारी पॉलिसी है उसका एक नया लेवल है ऑपरेशन सिंदूर। और जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया था पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो यू नो द थिंग राइट। अब तो सारी डिटेल सामने आ चुकी हैं। नाम पूछा, मीन्स धर्म पूछा गया और गोली मारी गई। आई थिंक ये जो हमारे एक नेवी ऑफिसर थे उनकी जो वाइफ हैं, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई मुझे भी गोली मार दो, ऐसे। आई थिंक उनके साथ ही ऐसा हुआ था। तो जो आतंकवादी थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, तुम मोदी को जाकर बताना, ऐसा कुछ ऐसी चीज हुई थी। ये जब चीज होती है ना इस प्रकार की, इसकी डेप्थ में मैं गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बात जो है वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। किसी ने ये बात जो है वो आपको नहीं बताई। मीन्स व्हेन आई से बात, आई मीन टू से कि ये डेप्थ जो है वो किसी ने आपके साथ डिस्कस नहीं की होगी। मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवादी हैं, वो उनका यूनिफॉर्म कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो ये मीन्स वो व्हेन आई से यूनिफॉर्म आई मीन टू से कि वो अगर पठानी कपड़े पहनते हैं तो वो अपने आप को ऐसे इस्लामिक या फिर मुसलमान कहते हैं, बट रियलिटी वी नो के दे आर एंटी ह्यूमन, इजंट इट। टेररिज्म जो है ये बेसिकली ह्यूमैनिटी के खिलाफ की एक बात है, नंबर 1। नंबर 2 इज इनका एक प्रॉपर, और ये व्हेन आई से इनका, आई मीन टू से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और द एस्टैब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उसका एक क्लियर एजेंडा था। क्या था वो तो उसने अपनी स्पीच में ही बता दिया। ये तो उसकी विचारधारा ही है। एक आर्मी चीफ की विचारधारा ऐसी है, सोचिए। आई वाज गोइंग थ्रू ए रील, एक इंटरेस्टिंग रील में देख रहा था, और उसमें हमारे जो सैम बहादुर साहब हैं उनकी एक रील थी। तो वो जब पाकिस्तान गए तो ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस। आप देखिएगा, शायद आपके आज नहीं तो कल वो रील आपको देखने को मिलेगी। तो व्हाट ही सेड, सैम बहादुर साहब जो हैं वो इस रील में ये कह रहे थे कि आई वेंट टू लाहौर, और फिर वहाँ पर उनको बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दी गई थी इन लाहौर। और ऑफ कोर्स ही वेंट देयर एज एन, यू नो, वी ऑल नो हु सैम बहादुर इज, और पाकिस्तान की आप पूरी दुनिया जानती है। तो वैसा नहीं थे, अकेले गए थे। ही वाज इन ए सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल विजिट। एनीवेज, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट जब वो वहाँ पर गए तो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया। ही वाज गिवन फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाट ही सेड इन हिज रील। एंड देन वो एक के बाद एक लोग मिल रहे थे, एंड देयर वाज अ गाय। तो उन्होंने, वो जो व्यक्ति थे वो ऑफिसर ही थे पाकिस्तान की आर्मी के, तो उन्होंने अपनी जो 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 कैप है, अपनी जो पग जो हैं, पग राइट, अपनी पगड़ी उतार कर उनके चरणों में रख दी सैम बहादुर साहब के। तो सैम बहादुर जी ने कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो पाकिस्तान का जो वो सोल्जर था उसने ये बताया कि हमें चिट्ठी मिलती है, हमारे जो हमारे भाई रिश्तेदार वहाँ पर, वो सोल्जर्स जो पकड़े गए हैं और जो अभी इंडिया की जेल में हैं,
तो उनको चिट्ठी लिखते हैं अपने रिश्तेदारों को वापस, राइट। तो चिट्ठी में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ये लिखा था कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक सोल्जर है, वो भी एक यूनिफॉर्म पहन रहा है। आज की सिचुएशन अलग है, उस समय पर तो आई वुड से कि थोड़ी बहुत खानदानी थी। तो जो सोल्जर्स यहाँ पर पकड़े गए थे हमारे देश में, तो सैम बहादुर साहब जो हैं यूज्ड टू मेक श्योर कि वो जब उनको मिलने जाए तो उनके साथ हाथ मिलाते थे, हैंडशेक करते थे, उनको खाने पीने की सारी प्रॉपर चीज़ें दी जाती थी, उनको मान सम्मान दिया जाता था। वो जेल में थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्मी जेल में थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको मारा पीटा जाता था, नहीं, वो सोल्जर्स थे, वो अपने देश के लिए, वो भी एक सैनिक है। तो ये एक इज्जत जो है वो दी जाती थी। और ये रिल जो है वो इस बात से ख़त्म होती है। उनका स्टेटमेंट यह रहता है सैम बहादुर साहब का कि वो जो सोल्जर था पाकिस्तान में जो उनको मिला, तो जिसने पग रख दी थी, तो उसने कहा कि मैं ये जो रवैया है उससे पता चला कि हिंदू जो हैं ये बुरा नहीं है। ये बात सैम साहब ने अपनी रिल में बताई थी। अब यहाँ पर हिंदू इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो लोग सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट, यू नो के सैम साहब जो हैं वो भी खुद पारसी थे, राइट। पाकिस्तान के सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिंदू देखना है, इसका मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाले सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग। सुप्रीम कोर्ट ने भी आई थिंक 2012 या 2013 में जो हिंदुइज्म है उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बात बताई थी कि हु इज़ अ हिंदू। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ए पर्टिकुलर रिलीजन, इट इज़ अबाउट द वे ऑफ लाइफ इन इंडिया। ये इतनी सारी बातें, ये बैकग्राउंड में आपको इसलिए बता रहा हूं, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने बताया ना कि मैं इसके डेप्थ तक गया, मैंने कोशिश की ढूंढने की कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों आतंकवादियों ने इस बार जानबूझकर, ये नाम पूछे गए, राइट, धर्म पूछा गया और धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम हाउ वी नेचुरली ऑपरेट, हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ये जो देखिए टॉप पर बैठे हुए जो ये हैंडलर्स हैं, आर्मी चीफ और ये सारे जो भी पाकिस्तान के हैं, दे नो हाउ इट वर्क्स। वो ऊपर से ये जो उनके लिए बंदूक निकल जाते हैं, ये जो आतंकवादी हैं, जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, उनको शायद ये बात कभी पता ना हो, लेकिन टॉप पर बैठे लोग जो हैंडलर्स हैं वो जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका स्वभाव क्या रहता है, कैसे हम ऑपरेट करते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं आप सुनिए इसको। क्या होता है कि जब कोई एक ग्रुप, व्हेन आई से ग्रुप आई मीन टू से कि कोई धर्म का, कोई किसी धर्म के साथ, लेट्स से मुसलमानों की अगर हम बात करें, तो जब ये आतंकवादी जो हैं वो अपने आप को जिहादी या फिर अपने आप को धर्म के रक्षक के तौर पर हमारे देश में घुसते हैं और हमारे लोगों को धर्म पूछकर जब मारते हैं, तो नेचुरल रिएक्शन जो है हमारे देश के, और खास करके जो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं हिंदू का, राइट, जो सनातनी है, उनके दिमाग के अंदर क्या चीज क्रिएट होगी कि यार ये हर बार यही इश्यूज क्रिएट जो है, ये मुसलमानों के द्वारा ही ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की चीजें जो हैं उसके दिमाग में तुरंत आएगी, फिर इस प्रकार की बातें होने लगेगी। फिर ये कहां पर है, कश्मीरी लोग कहां पर रहते हैं हमारे देश में, ये स्टूडेंट यहां पर रहते हैं, वो कश्मीरी है, मारो उनको। ऐसे इंसिडेंट्स एक दो जगह पर हुए भी थे, ये पहलगाम अटैक के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पूरा विज्ञान है, राइट, इसको कहते हैं, एक रूल है, राइट, इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, मैं आपको कुछ करूंगा तो आप कुछ करेंगे। तो जब हम, अब मुनीर को तो कुछ नहीं कर सकते यहां पर बैठे बैठे, तो लोग क्या करेंगे, लोग उस ग्रुप के साथ, उस ग्रुप इन द सेंस कि कॉमन आइडेंटिटी क्या है, तो है इस्लाम, तो यहां पर जो मुसलमान हैं उनके साथ यहां के हिंदू जो हैं वो झगड़ा करने लगेंगे, रायोट्स होंगे,
दंगे होंगे, मारपीट होगी, फिर क्या होगा? फिर यही सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से यंग मुस्लिम बॉयज़ को दिखाई जाएगी कि देखा, आप हिंदुस्तान में, आप भारत में कभी भी आपको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे, आपके साथ हमेशा ऐसा होगा, आपको बदला लेना पड़ेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप जिहाद पर चलो। और जिहाद का पूरा एक अलग मतलब समझा कर सुसाइडल वेस्ट और ये सारी चीजें, यू सी दिस इज रेसिप्रोसिटी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमेशा ये चीज होती है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा आज से। आपकी कोई अगर मदद करेगा तो यू विल फील ओब्लाइज्ड टू दैट पर्सन। आपकी कोई मदद करेगा तो आप जब भी वक्त मिलेगा देन यू विल मेक श्योर कि आप उनकी मदद करें। सेम थिंग गोज विद बदला एज वेल, सेम थिंग गोज विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज वेल, कि लोगों के अंदर ये एक भावना पैदा होती है कि भाई इस ग्रुप के, इस धर्म के साथ जुड़े हुए लोगों ने हमारे साथ ये किया है तो हम भी उनके भाइयों के साथ वही सेम भाइयों, या फिर यू नो द फीलिंग व्हेन आई से भाइयों, आई मीन टू से कि उस धर्म के फॉलोवर्स जो हैं उनको मैं कह दूंगा कि ये उनके ही भाई हैं, उनके ही बहन हैं, ये सब एक हैं। एंड देन पीपल विल स्टार्ट हेटिंग पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारे ही देश में क्या होगा, झगड़ा जो है वो बढ़ता जाएगा, सोसाइटीज में दरारें बढ़ती जाएगी। सोसाइटीज में जब दरारें बढ़ेगी तो आज नहीं तो कल, 10 साल के बाद, 100 सालों के बाद, जो भी वक्त है फ्यूचर में, आपने दरारें क्रिएट की और ये दरारें आप बड़ी ही बनाते जा रहे हैं, बड़ी बनाते जा रहे हैं, आपने सभी को ब्रेन वॉश कर दिया अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से, तो क्या होगा, देश जो है वो कमजोर होता जाएगा। ये चीज जो है वो भारत सरकार ने नहीं होने दी है इस बार। दिस इज द थिंग। यहां पर ये एक जो सटल चीज है जो जनरली लोगों के ध्यान में नहीं आती है, ये बात, ये रेसिप्रोसिटी वाला जो रूल है मैंने आपको बताया। भविष्य में अगर पॉसिबल होगा तो आई विल टॉक अबाउट, मीन्स मेरा अभी विचार तो है ही कि फ्यूचर में जो सीरीज एक के बाद एक आने वाली है तो उसमें ये जो चीज़ें हैं वो भी मैं उस पर भी कुछ प्रकाश डालूं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ एंड ये चीज़ें हैं ना, इट विल हेल्प यू विथ बिल्डिंग गुड रिलेशंस, हेल्थी रिलेशंस। रेसिप्रोसिटी का जो रूल है ये हेल्थी रिलेशंस के लिए बहुत काम आता है। इसकी एक पॉजिटिव साइड बहुत अच्छी है और नेगेटिव साइड भी हमें पता चलेगी ताकि वी कैन अवॉइड दीज थिंग्स। समझे आप, ये है इसकी डेप्थ। तो भारत सरकार ने ये जो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है, ये जो सटल लेवल पर क्या है कि ज्यादातर लोगों को काइनेटिक एक्शन जो भारत ने ली उसके बारे में पता है कि देखा इसका ये गिरा दिया, वो ये चर्चा चलती रहेगी। और आई एम नॉट सेइंग कि हर एक व्यक्ति जो है वो आईएस लेवल का एनालिसिस करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम सब की अलग अलग एनर्जी है, हम सब की अलग अलग दिशाएं, हम सब की अलग अलग गोल्स हैं जीवन के। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई एक कॉमनर जो है, जो तैयारी नहीं कर रहा है, उसको भी इतनी डिटेल्स के बारे में पता हो, लेकिन एटलीस्ट जो लीडरशिप में बैठा है या फिर बैठने वाला है उसको ये सारे एंगल्स पता होने ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकें, हमारे समाज को बचा सकें, देश को बचा सकें। सी, तो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है इसको हम ऐसे ही नहीं समझ सकते, मीन्स वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और ये टेररिज्म, ये टेररिस्ट वाला जो अटैक हुआ है ना, इसको भी अब भारत टेकन फॉर ग्रांटेड आप जो हमें ले रहे थे, तो वी आर नॉट गोइंग टू, ये एक यूनिफाइड भारत है, हम सब एक हैं इसमें। तो ये पार्टी, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन जो निकला है, तो इसमें आप देखिए सारे धर्म के, लगभग सारे धर्म के जो एमपीज हैं वो आ चुके हैं। इसमें ओवैसी साहब, जो मोदी साहब के खिलाफ आपको कई बार पॉलिटिकली देखने को मिल रहा होगा कि बहुत ऐसी स्पीचेस उन्होंने दी हैं बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंट्री, नो वन इज मुस्लिम, नो वन इज हिंदू, नो वन इज सिख, नो वन इज फ्रॉम गुजरात, नो वन इज फ्रॉम पंजाब, वी आर ऑल इंडियंस, दैट्स इट, दिस इज द वन आइडेंटिटी दैट वी शेयर विद ऑल ऑफ अस। तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन, अलग अलग पॉलिटिकल डाइवर्सिटी और रिलीजियस बैकग्राउंड वाला जो हमने भेजा है, तो ये क्लियर एक क्लियर रिस्पॉन्स है, एक क्लियर स्टैंड है भारत का कि देखिए दिस इज इंडिया। और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी कितना, मैंने आपको बताया था ना, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, योर टेररिस्ट, माई टेररिस्ट, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमने इस पर डिटेल में चर्चा की है। तो ये विचारधारा पर भी भारत ने एक कस के, आप समझ लीजिए, एक लाफा मारा है गाल पर
क्या आप इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं? इसमें एक ही ऐसा देश है आई वुड से जिसने ओपनली भारत का अगर एक सपोर्ट की बात की है तो दैट इज इजराइल। हिम्मत की बात होती है ये, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि इजराइल की सरकार ने जो कोलैटरल डैमेज किया है वो सही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ऑफिशियली कोई एक सरकार ऐसा कह रही है कि हम आपके साथ है तो दैट इज इजराइल। बाकी यूएसए, जापान, चाइना, ये रिस्ट्रेंट और कामनेस और ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि भाई आतंकवादी हमला हुआ है तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, किसी को भी ये सहना नहीं चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स के माहौल में हमें एक स्टैंड लेना पड़ रहा है। और ख़ास करके जो मुस्लिम एमपीज़ को इसमें ऐड किया है ना, तो ये पाकिस्तान की जो टॉप पर बैठी हुई जो भी लीडरशिप है, ये मुनीर और उनके जो भी चमचे हैं, तो उनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा लाफा मारा है भारत ने कि देखो आप यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को झगड़ा करवाना चाहते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री, ये नहीं होगा, वी आर यूनाइटेड हियर। ये प्लूरलिज्म वाला देश है। तो 10 मुस्लिम एमपीज हैं ये पूरे डेलीगेशन में, राइट। जो 59 ऐसे मेंबर्स हैं ना, तो उसमें से 10 जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। सो इट्स ए गुड, बहुत ही सोच समझ कर आई वुड से भारत सरकार को दाद देना पड़ेगी इस बात पर कि कितना स्मार्टली खेला, कितने लेवल तक विचार, मीन्स कितने लेवल तक ये सोचते हैं और क्या डेप्थ रहती है। ये समय के साथ, अनुभव के साथ ये चीज़ें जो हैं वो जीवन में आती हैं। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट एग्जिस्ट्स फॉर इन्वॉल्विंग द ओपोजिशन इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। मैंने आपको नरसिम्हा राव साहब और वाजपेयी साहब का किस्सा जो है वो सुनाया था, याद है ना? वो जिनीवा में गए थे रिप्रेजेंट, तो पाकिस्तान वो शॉक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इंडियाज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एम टू कॉम्बैट ग्लोबल डबल स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हम क्लियरली बता रहे हैं, शशि थरूर साहब की तो जो स्पीच है आउटस्टैंडिंग है, दूसरे भी हैं ऑफ कोर्स, सारे जितने लोग गए हैं दे ऑल आर गुड स्पीकर्स, बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो के हाउ चार्मिंग एंड हाउ डिफरेंट शशि थरूर साहब इज व्हेन ही स्पीक्स। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो उनकी स्पीचेस में फॉलो करता हूँ, थोड़ी बहुत मैंने देखी। एंड इस बिन कोलंबिया में भी उन्होंने एब्सोल्युटली क्लियरली बता दिया कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कोलंबिया की सरकार ने स्टार्टिंग में पाकिस्तान को ऐसा सपोर्ट दिया था, तो उनको एजुकेट किया है कि देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करने के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हाउ हैज़ सन त्सू फिलोसॉफी इन्फ्लुएंस्ड चाइनाज कंटेम्प्ररी फॉरेन पॉलिसी। आपने एक बहुत ही फेमस किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, ये एक सन त्सू जो है वो आई थिंक 6th सेंचुरी, बेसिकली चाइना के चाणक्य आप इनको कह सकते हैं। हमारे देश के जैसे चाणक्य है, कौटिल्य चाणक्य, तो वैसे चाइना के सन त्सू हैं। तो उनकी जो एक फिलोसॉफी है, ये चाइना की स्ट्रेटेजी को काफ़ी ज़्यादा, मीन्स चाइना की सरकार जो है वो सन त्सू की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो इसमें एक लाइन उनके द्वारा कही गई है, सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ओके, सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने दुश्मन के साथ लड़ते नहीं हैं और उसको हरा देते हैं, ये है। तो आज का जो समाना है, तो इट इज अबाउट वुका। वुका का मतलब होता है वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस। ऐसे समय में ये जो एसिमेट्रिक टेक्टिक्स यूज की जाती हैं बाय चाइना, डिप्लोमेटिकली, टेक्नोलॉजी वाइज, राइट, तो चाइना क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं। आप देखिएगा हर जगह पर चाइना जो है वो पावर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन फुट सोल्जर्स को इंक्लूड नहीं करता। चाइना मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में रिलुक्टेंट रहता है। अफगानिस्तान में क्या चाइना पहुंचा? द आंसर इज नो। इन द सेंस चाइना बहुत सारी चीजें वहां पर माइंस और ये सारे ऑपरेशंस कर रहा है, जो ट्रेड और ये सारी चीजें बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट काफी कर रहा है, लेकिन जैसे यूएसए के सोल्जर्स वहां पर थे वैसे चाइना वहां पर मिलिट्री वाइज इन्वॉल्व नहीं है। गाजा वाला जो इश्यू है वहां पर नहीं है। यूक्रेन वाला जो इश्यू है, तो रशिया के साथ ऐसा कहता है डिप्लोमेटिकली वी आर गुड फ्रेंड्स एंड थिंग्स, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट व्हेन इट कम्स टू सोल्जर्स या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, तो ऐसा चाइना नहीं कर रहा है।
इंडिया पाकिस्तान का जो अभी इश्यू हुआ तो इसमें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और मिलिट्री और ये सारे सपोर्ट्स, लेकिन अपने सोल्जर्स को फाइट करने के लिए जो है वो वहां पर नहीं भेजेगा चाइना। और जब इंडिया पाकिस्तान का ये चल रहा था, ये बैटल चल रही थी, तो उस समय पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC है, तो इस पर भी कोई ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली थी। तो एक जो टू फ्रंट वॉर का जो भारत के अंदर एक भय आप समझ लीजिए, या फिर भारत इस चीज को लेकर चिंतित है ना, आई वुड से कि नहीं, ये ऐसा वी कैनॉट टेक these two for granted. We have to be very very vigilant, we have to be prepared. हम ये दोनों देशों का भरोसा नहीं कर सकते, चाइना और पाकिस्तान का। ये पीठ पीछे वार करने के लिए ये दे आर वेरी इनफेमस फॉर दिस थिंग। तो टू फ्रंट जो है वो शायद ना हो, क्योंकि चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में ऐसी कोई बैटल हो जाए तो फिर पाकिस्तान इसका लाभ उठाएगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान इज लाइक ए वसाल स्टेट, लाइक ए गार्ड डॉग ऑफ चाइना, तो वो तो इसमें कूदेगा ही। तो तैयारी तो हमें दोनों की करनी चाहिए, भले ही चाइना जो है वो अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी भी जगह पर ना हो, क्योंकि चाइना जो है वो वर्बल बैकिंग अभी दे रहा है सारी अलग अलग जगहों पर, लेकिन अभी खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इनकी जो टेक्टिक्स है ये सन त्सू की फिलोसॉफी के साथ जुड़ी हुई आपको नजर आती है, राइट। नॉन मिलिटरी मीन्स, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के साथ जब इश्यू हुआ तो चाइना ने एक वोल्ट टाइफून नाम का अटैक किया ऑस्ट्रेलिया पर, साइबर अटैक किया, राइट। ऑस्ट्रेलिया पर एक साइबर अटैक किया। और श्रीलंका जो है, तो श्रीलंका भारत की तरफ झुकने लगा, तो फिर क्या किया कि भाई हम्बन टोटा जो है तो वो आप हमें 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दीजिए, हमने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करके, मैप्स में चेंजेस करके ये सारी चीज़ें करेगा, पावर डिस्प्ले करेगा, ट्रेड लोन्स प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजिकल टूल्स का उपयोग करेगा, लेकिन डायरेक्ट हाथापाई पर नहीं आएगा। तो एक इस प्रकार की एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूइटी जो है वो चाइना करता है। जैसे एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी होती है, वैसे एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूइटी होती है। आप हमेशा ऐसे एक हमेशा एक व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट, हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सामने वाला आपके लिए आपके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार होता है तो आप हाथ जोड़ देते हैं, वो आपको ढूंढने के लिए निकलता है तो आप कहीं पर छुप जाते हैं, आप फिर उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, फिर वो मिल जाए तो आप ऐसे ही बाजू में से निकल जाएंगे, तो हमेशा इस प्रकार की कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है चाइना। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वे ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूइटी जो है चाइना की, तो इसकी वजह से ज़्यादातर ऑटोक्रेटिक देश, राइट, जो ऐसी रेजीम्स हैं जो उतनी ज़्यादा लेजिट नहीं होती, ये सारी चीज़ें, ये ऐसे सारी गैंग्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं चाइना की तरफ, चाइना के इस बिहेवियर की तरफ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज अबाउट इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। $4.19 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। नंबर 1 इज USA, नंबर 2 पर हैं चाइना, देन यू हैव जर्मनी, एंड देन ऑफ कोर्स इट इज आवर कंट्री इंडिया। अब जापान जो है वो हमारे पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम जो है आज $2,880 हो चुकी है। आज से एक दशक पहले इट वाज समवेयर अराउंड 1438, ये डबल हो चुकी है 10 सालों के अंदर, विच इज ए गुड थिंग। सर्विसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ साथ रूरल एम्पावरमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनोवेशन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ों की वजह से भारत जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली होता ही जा रहा है। लेकिन अभी भी हम डेवलप्ड देश की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि उसके लिए पर कैपिटा इनकम जो है वी नीड $14,005। इतनी पर कैपिटा इनकम जब होती है तब आप एक डेवलप्ड हाई इनकम नेशन की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड इक्विटेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक
मीन्स वेल्थ जनरेशन हुई है, लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज भी इनकम गैप्स हैं, अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, कुछ राज्य बहुत आगे हैं तो कुछ राज्य पीछे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये सोशल जस्टिस के साथ अलाइन होना चाहिए, राइट। ये अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन अच्छे आंकड़ों के साथ साथ जहां पर हमारी वीकनेसेस हैं उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, महिलाएं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो सबका साथ, सबका विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लक्ष्य आज भी हमें अचीव करने हैं। इंडिया's journey reflects resilience, but true transformation requires economic justice and inclusivity. हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज अराइव्ड बट भारत मस्ट राइज। मूविंग ऑन, हैव टू बी बिट क्विक हियर क्योंकि अब वक्त जो है वो थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसमें थोड़ा वक्त चला गया। हाउ डज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द AMCA प्रोग्राम mark a shift in India's defense manufacturing strategy? Discuss AMCA program यानी कि Advanced Medium Combat Aircraft, बेसिकली भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है। क्या था? ये जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो हल के द्वारा ही बनाए जाते थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। लेकिन अब भारत सरकार ने यह कहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये DRDO जो है उसकी एक विंग है, DRDO इज गोइंग टू सुपरवाइज द प्रोजेक्ट, और इसमें पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो है, दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। तो हल की जो एक मोनोपोली थी, ये मोनोपोली भारत सरकार ने खत्म कर दिया, एंड इट्स ए गुड थिंग। एक लंबे समय से इसकी रिक्वायरमेंट थी। हल जो है उसके भी डिलेज के काफ़ी इश्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तेजस की बात करें तो एक ये भी है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है USA की कंपनी, तो टाइम पर इंजन नहीं मिल रहे थे, तो ये इंजन ना मिलने की वजह से भी ये हो रहा था कि हल वाज नॉट एबल टू डिलीवर ऑन टाइम। लेकिन सप्लाई चेन और ये सारे प्रॉब्लम्स है, और ऊपर से प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो मिला है प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का। ऊपर से कुछ 80 जितने एयरक्राफ्ट्स बनाकर हल को देने थे, तो इज नॉट एबल टू डिलीवर दिस थिंग, लास्ट ईयर देने थे। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो एक स्पीड आएगी, दैट्स द स्पीड दैट वी नीड। ए ब्रॉडर एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, पूरी एक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में प्रिसीजन इंजीनियरिंग स्किल्स हैं। राइट एनवायरनमेंट, राइट इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगी तो वी विल बी एबल टू डिज़ाइन फाइटर जेट का इंजन भी हम बना सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। आई थिंक L&T ने ये कहा था या कहा है, L&T जो है उसने ये कहा है कि गिव अस दिस मच मनी एंड दिस मच टाइम एंड वी विल क्रिएट ए फाइटर जेट इंजन। ऐसी बात अगर ऐसा होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कुछ चैलेंजेस रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट साइज, टाइमिंग, माइंडसेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये ब्यूरोक्रेटिक टेंगल्स में चीज़ें जब फंस जाती है ना, और प्राइवेट कंपनी का ये नेचर नहीं रहता है, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं रहती, उनको सारी चीज़ें अपनी स्पीड के हिसाब से चाहिए। तो माइंडसेट दोनों तरफ से चेंज करना पड़ेगा। सरकार में काम करने वाले लोगों का माइंडसेट चेंज हो कि प्राइवेट प्लेयर के साथ कैसे, और प्राइवेट प्लेयर का माइंडसेट चेंज हो, तो ये जब सिनर्जी क्रिएट होगी, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन जब होगा और सिनर्जी होगी, तो चीज़ें स्पीड अप होगी, राइट। सो ये AMCA प्रोग्राम जो है, इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, आई वुड से इट इज़ मोर देन दैट। इट इज़ बेसिकली वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट these sort of things। ये देखिए, एप्पल के फ़ोन्स हमारे देश में असेंबल हो रहे हैं, इट्स ए गुड थिंग। एप्पल को जनरली मैन्युफैक्चरिंग का एक बेंचमार्क भी माना जाता है, बट इन रियल सेंस अगर हम फाइटर जेट्स और कॉम्प्लेक्स ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर बनाते हैं, डिज़ाइन भी यहाँ पर होती हैं, चीज़ें बनती भी यहाँ पर हैं, वो वक्त जब होगा तब आप समझ लीजिएगा कि वी हैव अराइव्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव अचीव्ड दैट लेवल इन मैन्युफैक्चरिंग। वो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन आई एम श्योर वी विल अचीव इट। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एक वक्त था कहते थे कि भाई मोबाइल फ़ोन जो है वो भारत में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, वहाँ पर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं। याद देखिए, इंटरनेट सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम। सो
दिस आर द थिंग्स। एनीवेज, आज काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। आज आई वुड से जो रेसिप्रोसिटी वाली मैंने बात बताई ना, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि उस एक चीज़ पर आप गहराई से सोचिएगा, उसकी गहराई में जाइए, सोचिए उसके बारे में कि हाउ इट वर्क्स इन आवर रियल लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।